नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन। इससे पहले हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और मल्टीपल स्लिट के सारे वीडियोस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। पहले पोलराइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। तो पोलराइजेशन को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आइडिया होना चाहिए, जो कि आपको 12th लेवल पर ही बता दिया जाता है। मैं उसको एक बार रिमाइंड कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है। जैसे आपकी मटेरियल वेव होती है, मटेरियल वेव का मतलब है जैसे कि आप एक तालाब में पत्थर डालते हैं तो वहां पर कोई मटेरियल ऑसिलेट करता है, अपनी अपनी जगह पर पानी के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और उनके ऑसिलेशन के कारण एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा बनता है कि हमें एक वेव बाहर की तरफ मूव होती हुई दिखाई देती है। क्लियर है? ये तो मटेरियल वेव हुई। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी मटेरियल वेव नहीं है, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। इस बात का क्या मतलब है? आप मान लीजिए कि एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो जब आपकी वाटर वेव थी तब तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाटर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को मैं एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गिवन टाइम टी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ मान लीजिए आप E = 2 यूनिट्स है, उसको मैंने इस वेक्टर से शो कर दिया। अगर थोड़ी देर में वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 3 यूनिट हो गया और आप कहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 तक पहुंचता है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो यहां पर सच ऐसा कोई वेक्टर होता नहीं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में हमें दिखता है कि पानी का जो पार्टिकल है वो एक्चुअली ऊपर मूव कर गया है। यहां कुछ ऊपर नीचे मूव नहीं करता, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती और बढ़ती है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर के फॉर्म में। तो यहां पर जब ये मैक्सिमम पर पहुंच गया तो वापस कम होना शुरू होगा, यहां पर आएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वापस मैक्सिमम तक जाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विल ऑसिलेट। ये इसका मतलब है पहली बात। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन यदि ये है तो यहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है इस डायरेक्शन में। तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये आपकी मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स क्रॉस वाई, ये कुछ गड़बड़ है, एक्स वाई जेड, आप इसको एक्स मानिए, एक्स वाई। इसका एक पर्टिकुलर नोटेशन होता है कि एक्स क्रॉस वाई करने के बाद जो डायरेक्शन है वही जेड होगी आपकी, इसलिए मैंने यहां पे एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया है। तो वाई के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट करेगा। इसको यदि हम वेक्टर्स के फॉर्म में देखें तो आप मान लीजिए कि ये आपकी वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में। ये पहले वाला जो ब्लू मार्कर है ये वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। सॉरी, वाई ये है, ऐसे तो यहां पे आपको उल्टा दिख रहा है। आप किसी में मान लीजिए एक डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा और एक में मैग्नेटिक फील्ड। आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो इस थर्ड डायरेक्शन में आपका क्या ऑसिलेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। वेव आगे तो जाती रहेगी, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं ये दोनों सेम फेज में हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जब मैक्सिमम पर पहुंचेगा तब मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमम पर पहुंचेगा। ये वापस जब दोनों एक साथ जीरो होंगे और एक साथ नेगेटिव में भी मैक्सिमम होंगे। क्लियर है आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब आपको एक बात यहां ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत बड़ी होती है, इसके कारण b बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन लिखते हैं, वी जनरली रिप्रेजेंट इट बाय ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे आता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो समझ लिया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनपोलराइज्ड भी हो सकती है और पोलराइज्ड भी हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं आपका अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को एक बार भूल जाइए, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है, पर यहां पर हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही उस वेव को रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल। यहां पर देखिए, जब ये वेव आगे मूव करेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। इसी लोकेशन पर अगले ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लग गया। आप क्या करें, इसको तो फिक्स रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ऑसिलेशन ये है स्टार्टिंग में, अगले ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन ये हो गई। आप ऐसा मानिए कि बोर्ड के अंदर ऐसे से जाएगा ये, पर मैग्नेटिक फील्ड उसके अनुसार ही चेंज हो जाएगा। जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। अब भी ये दोनों वेक्टर्स उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं। उससे अगले ही पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करने लगे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट करने का कोई फिक्स प्लेन नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, रैंडम है। आप इसको ऐसा एनालॉजी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप में से पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ का टाइम टेबल होगा कि मुझे 5 बजे उठना है, 5 से 6 में फ्रेश होना है, नहाना है, और फिर प्राणायाम करना है आधे घंटे, 5:30 बजे मुझे पढ़ने बैठ जाना है, पहले मैं फिजिक्स पढ़ूंगा फिर मैथ्स पढ़ूंगा। पूरा सुबह से शाम तक का एक टाइम टेबल होता है, एक पैटर्न में वो फॉलो करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो पोलराइज्ड बच्चा है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो मनमौजी है, उसका मन करेगा तब तो खूब पढ़ेगा और मन नहीं करेगा तब वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब उसके पढ़ने का कोई पैटर्न नहीं है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हर रोज शाम को 5 बजे फिजिक्स पढ़ रहा होगा, लेकिन जो पोलराइज्ड है, जो एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एनालॉजी से ये समझ में आ गया होगा कि अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? मतलब कि इसकी वाइब्रेशंस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन तो जरूर है कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर रहेगा, ये डेफिनेटली है, लेकिन उसके अलावा वो किस प्लेन में क्या पैटर्न फॉर्म करेगा वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। पर वहीं पर यदि लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे तो हम उसको बोलेंगे कि वो पोलराइज्ड लाइट है। तो आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, यही सबसे बेसिक डेफिनेशन है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आप फिजिक्स में जब भी बढ़ेंगे आगे, आपको की कॉन्सेप्ट्स की बेसिक डेफिनेशंस बहुत ही 1-2 लाइन की उस पर स्टिक रहना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको एक लाइन बोलनी है सबसे पहले, बेंडिंग ऑफ लाइट अगेंस्ट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। उसके बाद वो जो 100 सवाल पूछेगा उसको हम जवाब देंगे, पर सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है। सिमिलरली यहां पर पोलराइजेशन की डेफिनेशन है, फेनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जो आपके लाइट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, या आप जनरली वाइब्रेशंस बोल दो, उन इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने के लिए, तो वो जो रेस्ट्रिक्टेड वेव है वो कहलाती है पोलराइज्ड वेव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, पोलराइजेशन में कितने तरह का पैटर्न वो लाइट फॉलो कर सकती है?
इसको समझते हैं अब एक बार कि पोलराइज्ड लाइट में कितने तरह का रेस्ट्रिक्शन पॉसिबल है या जनरली हम स्टडी करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को हम डिनोट करते हैं, ये तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस ऐसे डिनोट करने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर नहीं है। इन रैंडम डायरेक्शंस को शो करने का एक ही मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन है वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इस बोर्ड के प्लेन में ही ऑसिलेट करता, कहने का मतलब है हमने ऐसा कर दिया है कि पहले तो अगर वेव ऐसे जा रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है, अगले ही पल वो ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे भी रैंडम ओरिएंटेशंस में ऑसिलेट कर रहा था। लेकिन मैंने कुछ ऐसा स्कीम बिठाई कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो इस प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी आप बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसके। अब यदि ऐसा होता, देखिए आप लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप मुझे ये बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एट अ गिवन पॉइंट, फॉर इंस्टांस ए। ये कोई ए पॉइंट है स्पेस में, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? डेफिनेटली हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो ही डायरेक्शन हो रही हैं, एक तो या तो ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्शंस दो हैं उसकी। टू डायरेक्शंस पॉसिबल हैं इन दिस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में। अब देखते हैं अगर ऐसा होता कि टाइम के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसा मान लीजिए कि ये वेक्टर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। कहने का मतलब ये ऐसे सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली इसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज होगा और दोनों हर टाइम पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम नहीं है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। वो पैटर्न क्या है कि विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सर्कल में रोटेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। डायरेक्शन चेंज होती है क्या? यस, डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या इसके अलावा भी कोई पैटर्न हो सकता है? जी हां, एक थर्ड पैटर्न और हम स्टडी करते हैं। ये आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी। एक थर्ड होता है आपका जिसमें क्या होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जैसे ये डायरेक्शन तो हमने ऐसे बनाई है, आप ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे बनाइए अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा। तो जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी उसके अंदर वेक्टर क्या कर रहा था, ऐसे सेम मैग्नीट्यूड बनाते हुए एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, इन विच इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। इट इज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अगर ऐसा होता कि वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, धीरे धीरे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यहां तक आप बना लीजिए। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो ये एक आपका, इनकी टिप्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक इलिप्स बनेगा। इसको बोलते हैं इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इलिप्टिकली पोलराइज्ड, इसमें आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, यस चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, यस चेंजेस। तो ये तीन तरह के पोलराइजेशन होते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड या फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न में कन्फाइन किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब हम देखेंगे कि मतलब कि पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के तरीके क्या होते हैं। हम यहां पर सिर्फ उसको कैटेगराइज करेंगे, इंडिविजुअल मेथड्स को हम सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके 3-4 तरीके गिवन हैं, हम उनके सिर्फ नाम लिखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, सेपरेट क्लासेस में। तो आप लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसमें कई तरीके होते हैं। पहला होता है बाय रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है बाय रिफ्रैक्शन, तीसरा बाय एब्जॉर्प्शन, और चौथा आपका होता है बाय स्कैटरिंग। इन मेथड्स में एक्चुअल में क्या होता है, डिटेल्स हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। हम पहले अभी स्टार्टिंग में इस मेथड पर और इस मेथड पर फोकस करेंगे, इनको लास्ट में देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने पोलराइजेशन का बेसिक कवर किया। आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच।